लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज अपने इस क्लास में बात करने चल रहे हैं टॉप 10 सवालों की। इसमें उन सवालों को लिया गया है जो सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा और इन सवालों के आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना होगी। ऐसे सवालों को इसमें लिया गया है क्योंकि आपका एग्ज़ाम संभावना है, गारंटी तो नहीं है कि जुलाई या अगस्त माह में हो सकता है। कई विद्यार्थियों का कहना था कि ये टॉप 10 सवालों की श्रृंखला को स्टार्ट किया जाए, तो ये टॉप 10 सवाल आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। इन सवालों को देखिए और सवालों का उत्तर आप लगाते जाइए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में सवाल जो आ रहा है वो सही हो, ये आवश्यक है। लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक इस बात का है कि जो सवाल आपको नहीं आ रहा है वह सवाल हर हाल में आपका सही हो, क्योंकि कई ऐसे सवाल रहते हैं जिसका उत्तर हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से ऐसा समझ सकते हैं। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है और हमने विषय वस्तु का अध्ययन किया है, तो उस विषय वस्तु के आधार पर आपका वह ना आता हुआ क्लियर कट सवाल भी सही हो जाएगा। इसी संदर्भ में हम लोग यह बात करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप कौन सी पद्धति का प्रयोग करें जिससे आपका सवाल अधिक से अधिक सही हो। उसी संदर्भ में बात करने चल रहे हैं और उन टॉप 10 सवालों के श्रृंखला के अंतर्गत बात करना है कि कौन कौन सा प्रश्न है और उन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे देंगे। सबसे पहला देखिए सवाल है, आपके स्क्रीन पर यह प्रश्न है और इसमें यह दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आपको यह बात बतलाना है कि कौन सा कथन सही है। आपको यह पूछा जाएगा कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन निम्नलिखित में सही नहीं है, या इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, ऐसा सवाल आपको पूछा जाएगा। तो इसमें यहाँ प्रश्न यह है कि कौन सा कथन सही इसमें लगाया गया है और उस सवाल का उत्तर आप कैसे देंगे। अगर इसकी बात आती है तो आपको समझना है कि कौन सा कथन इसमें सही होगा और कौन सा कथन इसमें गलत होगा। पहला प्रश्न में ये विकल्प में दिया गया कि हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा राज्य के स्वाभाविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा राज्य के स्वाभाविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, आपको यह बात आया। दूसरा है, ग्रीन ने राज्य का अंत कर देने का समर्थन किया। अगला आया कि मार्क्स ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण। और लास्ट में आया है, फासीवाद राज्य के शक्तियों को सीमित करने का पक्षधर है। इन चार में से ए, बी, सी और डी में से आपको यह बात बतलाना है, क्योंकि प्रश्न आपको पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। अब इस बात में मान लीजिए आपको प्रश्न का उत्तर क्लियर कट नहीं मालूम हो रहा है या आपको कन्फ्यूज़न हो गया कि इसमें से एक से ज़्यादा उत्तर सही हो गए, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका सवाल सही हो। पहला है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का संबंध है किस विचारधारा से, आपको यह बात देखना होगा। हर्बर्ट स्पेंसर का संबंध है उदारवाद से, और उदारवाद में भी यह संबंध है नकारात्मक उदारवाद से, जिसको व्यक्तिवाद कहते हैं। और व्यक्तिवाद का इनके द्वारा वैज्ञानिक सत्यापन किया गया था, वैज्ञानिक आधार पर पुष्टि किया गया और चार्ल्स डार्विन के विकासवाद को प्रयोग में लाया गया। तब इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था योग्यतम की विजय का। इसको उत्तरजीविता का सिद्धांत कहते हैं। उत्तरजीविता के सिद्धांत का मतलब क्या है, योग्यतम के विजय का सिद्धांत किसने दिया, उदारवाद के वैज्ञानिक व्याख्या किसने की, हर्बर्ट स्पेंसर का संबंध किससे है। और दूसरा आपको यहाँ याद करना है, और वह प्रश्न भी आपको पूछा जाएगा,
अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको इन बातों को नोट कर लेना चाहिए कि यह बात किससे संबंधित है। इसका संबंध राजनीति विज्ञान के किस अवधारणा से है। जैसे सामाजिक समझौता सिद्धांत का संबंध राजनीति विज्ञान की किस अवधारणा से है। तो आपको क्या लगाना है कि राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। अब आपको आया सावयविक सिद्धांत का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है नेचर ऑफ स्टेट से, कि राज्य की प्रकृति क्या है। यह इससे संबंधित है कि राज्य की प्रकृति के अंतर्गत क्या आता है। इसको देख लीजिए, राज्य के प्रकृति के अंतर्गत का संबंध आता है। तो राज्य की प्रकृति का यह सिद्धांत है सावयविक। और सावयविक सिद्धांत के अंतर्गत बात किया गया है कि सावयविक सिद्धांत के अंतर्गत यह बात आता है कि इसका समर्थन किसने किया है, आदर्शवाद ने। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर का संबंध तो आदर्शवाद से है ही नहीं। इनका संबंध किससे है, उदारवाद से। तो क्या ये इसके समर्थक हैं या इसके समर्थक नहीं हैं। तो आपको यह बात पढ़ा है, आपने क्लास नोट्स में भी लिखा होगा, और उसमें हमने आपको बतलाया था कि इसके अलावा दो ऐसे लोग हैं, दो उदारवादी ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्शन के रूप में इसका समर्थन करते हैं। इसलिए कई लोगों के द्वारा यह उत्तर सही बतलाया गया है, जिसमें विमल के द्वारा कहा गया कि फर्स्ट सही है, अलका मौर्य ने भी कहा कि फर्स्ट सही है, बबलेश के द्वारा भी कहा गया कि फर्स्ट सही है, और अरुण कुमार के द्वारा कहा गया है कि ये फर्स्ट सही है ना। पहला आंसर ये सही है। बट आपको यहाँ दो बातें याद कर लेना है कि एक, अगर आपको आएगा कि सावयविक सिद्धांत का संबंध किस विचारधारा का है तो आदर्शवाद का है, और अगर आता है कि अपवाद के रूप में दो उदारवादियों ने जिसका समर्थन किया, तो पहला हर्बर्ट स्पेंसर है और दूसरा ब्लंट थसली। इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा, आपका इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हर्बर्ट स्पेंसर है। यह बात आपने लगाया, इससे रिलेटेड जो बातें अभी हम लोगों ने किया, आप कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना रखता है। दूसरा इसमें विकल्प दिया है, अब आपको यह खोजना है। यह तो आपको आ रहा था, जितने लोग ने लगाया है हमें लग रहा है कि आपको सीधा सीधा आ रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आपको क्या देखना है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा विकल्प गलत है, ये आपको देखना है। आप सही नहीं देख करके गलत। तो ग्रीन ने राज्य का अंत की बात किया, तो आपको यह बात मालूम है कि ग्रीन एक ऐसा चिंतक है जिसकी विचारधारा दो है, एक उदारवादी और दूसरा आदर्शवाद। आपको आता है कि ग्रीन के राजनीतिक चिंतन में किन दो विचारधाराओं का मिश्रण है, तो आपको बताना है एक उदारवाद का और एक आदर्शवाद का। और आदर्शवाद का जो बेसिक कैरेक्टर है वह है कि वह राज्य को सर्वोच्च मानता है, और अगर सर्वोच्च मानता है तो अंत की बात नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर यह बात का सही हो गया कि यह गलत है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि राज्य पृथ्वी का ईश्वर का अवतरण है, यह पॉपुलर स्टेटमेंट है। आदर्शवाद का स्टेटमेंट है राज्य को सर्वोच्च मानता है, और यह कथन हेगल का है। कार्ल मार्क्स ने राज्य को शोषण का यंत्र माना है और बुजुर्ग वर्ग के द्वारा बनाई गई कार्यकारिणी समिति माना है, इसलिए यह कथन भी गलत हो जाएगा। दूसरा आपको इसमें दिया गया कि फांसीवाद राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। आपने यह बात पढ़ा कि दो मुख्य अधिनायकवादी विचारधारा है, एक का नाम है फांसीवाद और दूसरी का नाम है नाजीवाद। फांसीवाद और नाजीवाद दोनों अधिनायकवादी राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत फांसीवाद का संबंध राष्ट्रवाद से है और नाजीवाद का संबंध नस्लवाद से है। तो जो विचारधारा राष्ट्र पर आधारित होगी, जो राष्ट्र को सर्वोच्च मानता होगा, वह राज्य को सीमित नहीं असीमित करने की बात करेगा। और आपको याद आ रहा होगा मुसोलिनी का वह कथन जिसमें उन्होंने कहा था
कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर अथवा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं पाया जाता। यह बात आपने पढ़ा है, इसलिए आप उम्मीद है कि आपको यह सवाल पूरा समझ में आया होगा और इस पर आधारित प्रश्न अगर आपको पूछा जाता है तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे और भी सवाल अगर आपको पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है और इस प्रश्न संख्या 2 को आप पढ़ें और आपको बतलाना है कि निम्नलिखित में कौन राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। लॉक, बार्कर, गार्नर या हेनरीमैन लगा करके आप बताइए कि इसमें कौन ऐसा चिंतक है जिसके द्वारा राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत, ये समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, शक्तिवादी सिद्धांत या मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक और राज्य के उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, ये सब इस बात की खोज करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पूछा जाता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है, तो आपको बतलाना होता है विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत। ये बात आपको बतलाना है। सब लोगों ने यह बात लगाया है ना, यहाँ पर लगा हुआ है, कई लोगों ने लगाया और इसमें आपने एकदम सही लगाया है ना, और इसका उत्तर लाख होगा। इसका उत्तर लाख होगा। पॉपुलर क्वेश्चन है और आपको पूछा भी गया कि हाफ लाख रूसों का संबंध राज्य के उत्पत्ति के किस सिद्धांत में है। पिंटू गुप्ता ने भी लाख लगाया है और विमल सिंह ने लाख लगाया, अलका मौर्य ने लाख लगाया, बबलेश कुमार और धर्मेंद्र त्रिपाठी ने लाख को लगाया है। तो ये एकदम एग्जैक्टली राइट क्वेश्चन है और आप एकदम सही लगा रहे हैं। गलत है, बी इसका उत्तर नहीं है। ममता भारती, आपका आंसर गलत है, आपने क्लास में पढ़ा है और इसका उत्तर आप गलत लगा रहे हो ना। अम्बी बारकर कहाँ होगा राज्य के उत्पत्ति में। आपको सीधा प्रश्न है कि विकासवादी सिद्धांत आपके बात में कौन नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? जो लोग सामाजिक समझौतावादी हैं वो लोग नहीं करते हैं। आपने यह बात भी क्लास में लिखा है, क्लास नोट्स को खोल करके आप देख लीजिए कि उसमें यह बात बतलाया गया था कि राज्य के उत्पत्ति ना अचानक घटना न होकर, किसी समझौते का परिणाम न होकर, वह एक प्रक्रिया या क्रमिक विकास का परिणाम है जिसमें एक नहीं बल्कि एक से अधिक तत्वों का योगदान है। यह बात किसने कहा था? गार्नर ने। बार्कर और हेनरीमैन के द्वारा राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में धर्म और रक्त संबंध जो विकासवादी सिद्धांत का बेसिक एलिमेंट बनता है, इसने भी सहयोग किया था। उस पर इनका स्टेटमेंट है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो गया? आपने एकदम सही लगाया है, लाख इसका सही उत्तर हो गया। अभ्यास के अंतर्गत आपको देखना है कि हेनरीमैन ने क्या काम किया है, गार्नर ने क्या काम किया है, गार्नर का योगदान राजनीति विज्ञान में क्या है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है किसने कहा, बारकर के विचारधारा में कौन कौन सी टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इन सारी बातों को आपको समझ लेना है। लेकिन आपने एकदम ज़्यादातर लोगों ने एकदम सही लगाया कि राज्य के उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत से संबंध नहीं रखता है। कौन? लाक, क्योंकि हार्स, लाक और रूसो राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के समर्थक हैं और इसका एक अन्य नाम भी है जिसको राज्य के उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत कहा जाता है और यह सिद्धांत ही राज्य के उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कहलाता है। यह सर्वमान्य सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब अगले सवाल की, और अगले सवाल में आपको प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है, आप इसको देख लें और इसका उत्तर लगाने की कोशिश करें। सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो इसी टाइप का सवाल
आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और आपको सवाल को देख करके अगर लगा रहे हैं टॉप 10 के इस सवालों में अगर 8 प्रश्न आपके एग्जैक्ट सही हो रहे हैं तो आप माने कि आपका प्रयास अच्छा है। और यह बात एकदम 8 प्रश्न अगर है तो आपने अच्छा किया है। और यहाँ पर यह बात सवाल के रूप में है कि किसने कहा कि राज संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता, अपितु स्वयं उसका जन्म संपत्ति के रक्षा करने के लिए हुआ है। अब आपको देखना है, आपको अगर प्रश्न और उसका उत्तर नहीं मालूम हो रहा है तो आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में आपके पास समय पर्याप्त मात्रा में रहता है। इसलिए आपको यह कहना है कि राज संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता, अपितु स्वयं उसका जन्म संपत्ति के रक्षा करने के लिए हुआ। यह कथन है लॉक का, यह कथन है ग्रीन का, यह कथन है मार्क्स का, या यह कथन है हाब्स का। किन लोगों के द्वारा इस बात को कहा गया है ना, इसमें वो नहीं आ रहा। यह हम बात कहा गया है किसके द्वारा, लॉक के द्वारा, ग्रीन के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, यह बात कहा गया है हाब्स के द्वारा। इसका कथन होगा कि संपत्ति, इसका मतलब यह है कि यह कथन उन लोगों का है, नहीं आ रहा, यह कथन उन लोगों का है जिसके द्वारा संपत्ति को महत्वपूर्ण माना गया होगा। अब अगर आपको यह बात समझना है कि यह कथन किसका है तो आपको क्या लगाना है, तीसरा नंबर का प्रश्न है। और संपत्ति को यह कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या माना जाता है, शोषण का कारण। संपत्ति के कारण क्या हुआ, संपत्ति का जन्म हुआ, संपत्ति से वर्ग आया, वर्ग से दो वर्ग आया, एक धनवान वर्ग दूसरा निर्धन वर्ग। और धनवान वर्ग निर्धन वर्ग के बीच में संघर्ष हुआ और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हो गई। इसलिए एक बात तो तय हो गया आगे राज्य संपत्ति के रक्षा का, यह बात कार्ल मार्क्स का अवश्य हो सकता है कि राज संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता बल्कि संपत्ति के रक्षा करने के लिए आता है। मान लीजिए यह कार्ल मार्क्स का हो सकता है या यह कथन जॉन लॉक का हो सकता है। आप में से अधिकांश लोग ने इसका उत्तर विमल के द्वारा, आशुतोष पिंटू गुप्ता, बबलेश कुमार, धर्मेंद्र त्रिपाठी, अलका मौर्य और ममता भारती के द्वारा यह इसका एकदम सही उत्तर 10 का ये बतलाया गया है। क्योंकि आपने यह बात पढ़ा है कि लॉक ने राज की उत्पत्ति में यह कथन आपको यह आएगा कि यह कथन किससे संबंधित है। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आया और यह आया कि इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध राज के उत्पत्ति के सामाजिक समझौता से संबंधित है। यह राज की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत से संबंधित है। और इस पर दूसरा कथन यह आता है कि किसका मत है कि राज के उत्पत्ति संपत्ति के रक्षा के लिए हुआ। तो संपत्ति के रक्षा करने के लिए कौन आता है, संपत्ति के रक्षा करने के लिए जो आता है वह कौन है, संपत्ति के रक्षा करने के लिए राज आता है। और संपत्ति के रक्षा करने हेतु ही राज के उत्पत्ति होती है, यह बात यहाँ पर स्पष्ट है। इसलिए इस कथन का सही उत्तर क्या होगा, लॉक। क्योंकि आपको बात मालूम है कि हाब्स के द्वारा राज के उत्पत्ति में सामाजिक समझौते का कारण क्या था, व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा करना। चारों तरफ हाहाकार था। ग्रीन के द्वारा राज के उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का समर्थन नहीं किया गया है, यह बात भी देखा। इसलिए इसका सही उत्तर लॉक है। आप में से अधिकांश लोगों के द्वारा एकदम सही इसका उत्तर लगाया गया। आप एकदम पढ़ करके तैयार हैं ऐसा लग रहा है, वेरी गुड। आप ऐसे ही अपनी तैयारी को अंजाम दें। रोज कम से कम 2 से 3 प्रीवियस ईयर के सवाल, 2 सवाल
आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। उन सवालों को आप 2 से 3 पेपर को हल ज़रूर करें। 2 से 3 सवालों को अगर आप हल करते हैं तो आपका कंसेप्ट और भी अधिक क्लियर होगा। तो चलिए, ये तीसरा सवाल था। अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथे सवाल की। और चौथा सवाल जो लोग देख रहे हैं उनको बतलाना है कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, और मॉन्टेस्क्यू ने वह सिद्धांत दिया था पावर ऑफ सेपरेशन। पावर ऑफ सेपरेशन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार बनता है। यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार बनता है। यह शक्ति का पृथक्करण। इसलिए आपने लगा लिया कि अगर हमको यह आ गया कि पावर ऑफ सेपरेशन किसका है, अध्यक्षात्मक का। यह दिया है किसने, मॉन्टेस्क्यू ने। यह विचारक है कहाँ का, फ्रांसीसी का। और इसने एक किताब लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉस। इनके द्वारा द स्पिरिट ऑफ लॉस माने कानून के आत्मा। आपको आएगा लॉज किसने लिखा है, प्लेटो ने। द स्पिरिट ऑफ लॉस किसने लिखा है, कानून के आत्मा किसने लिखा है, तो आपको लगाना है मॉन्टेस्क्यू ने। तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा यह कंसेप्ट लाया गया। आपने अपने नोट्स में लिखा होगा, हमने आपको बतलाया भी था कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा अध्ययन किया गया था। और अध्ययन के दौरान मॉन्टेस्क्यू ने यह बात बतलाया था कि ये लागू कर दिया जाए इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ संसदीय शासन था और वह विलय के सिद्धांत पर आधारित होता है। परिणामतः इनका इच्छा था कि अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो पावर का सेपरेशन होना आवश्यक है। अब आपके मन में अगर यह बात आ रहा है कि पावर सेपरेशन माने क्या होता है, पावर सेपरेशन माने है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा अपने लिए निर्धारित कार्यों को संपादित करना और दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप न करना। यह पावर ऑफ सेपरेशन कहलाता है। अमेरिका में इसको लागू करने के मार्ग में अड़चन आ गई, इसलिए उस अड़चन को दूर करने के लिए वहाँ पर इसका एक पूरक सिद्धांत आया। आपको बताना है कि उस पूरक सिद्धांत का नाम क्या था, जल्दी से लिखें और बताइए कि उस पूरक सिद्धांत का नाम क्या था जो अमेरिका में लाया गया। आपको यह सवाल एग्जैक्ट ना आकर के यह सवाल पूछा जाएगा कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के पूरक के रूप में अमेरिका में कौन सा सिद्धांत विकसित हो गया था। इसको कहते हैं क्या, इसको कहा जाता है, आप में से कोई लिख नहीं रहा, लिख के बताएं कि कौन सा सिद्धांत विकसित हो गया था। कौन सा सिद्धांत विकसित हो गया, तो वह सिद्धांत विकसित हो गया था अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस, जिसके लिए प्रोविज़न किया गया। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी अंग सरकार का, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अगर किसी अंग के कार्य में कोई सहयोग न करे, पूर्णतया अलग अलग हो जाए, तो उत्पन्न होने वाली असुविधा को खत्म करना आवश्यक हो जाता है, जिसके लिए एक कंसेप्ट आया था जिसको चेक एंड बैलेंस का कंसेप्ट कहते हैं। तो चेक एंड बैलेंस का कंसेप्ट आया, यह दिया था। पर सवाल आपको क्या पूछा गया है कि वकालत क्यों किया था, इनका लक्ष्य क्या था। क्षमता, कैपेसिटी को बढ़ाना लक्ष्य था, स्वतंत्रता को बढ़ाना लक्ष्य था, यह समानता था, यह प्रॉस्पेरिटी था। इक्वलिटी, प्रॉस्पेरिटी, लिबर्टी एंड कैपेसिटी में आपको चुनाव करना है। और तीसरे चौथे का जो उत्तर आपने लगा रहे हैं, 4 का उत्तर एग्जैक्ट सही क्या होगा, स्वतंत्रता। यह सही उत्तर है। स्वतंत्रता के रक्षा करने के लिए मॉन्टेस्क्यू के द्वारा इसको लाया गया। सभी लोगों ने, आशुतोष कुमार, पिंटू, ममता, बबलेश, विमल, सब लोगों ने इसको सही उत्तर के रूप में बी लगाया है और इसका एग्जैक्ट उत्तर बी सही है। आप सब ने लगाया। अब आइए हम लोग बात करते हैं 5वें सवाल की। 5वां सवाल आपको दिया है, यह कथन कि कठोर संविधान और नमनीय संविधान में अंतर प्रकार का नहीं बल्कि मात्रा का है, यह कहना किसका है।
यह 5वें नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, और 5वें का उत्तर आप बताएं कि 5वें में आप क्या लगाना चाहते हैं। विमल सिंह अगर देख रहे हैं, आप बताएं कि 5वें में आपको कौन सा स्टेटमेंट का एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा, किसके द्वारा कहा गया है, लास्की के द्वारा, लावेल के द्वारा, फाइनर के द्वारा, या लास्की और गार्नर के द्वारा। इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या है, इस बात को जानने से पूर्व कठोर और लचीला। आप जानते हैं कठोर माने क्या है, जिसमें संशोधन की प्रणाली। 5वें का उत्तर बोलिए, जिसमें संशोधन करने की प्रणाली। लॉबेल नहीं है, लॉबेल नहीं है, जिसमें आप 5वें में आप क्या लगा रहे हो। 5वें में आप 5वें में लगाइए, 5 लिखिए और 5 के बाद आपका आंसर क्या है ना उसको लिखिए। इससे कैसे मालूम होगा कि आप किस प्रश्न में कौन लगा रहे हैं। पता लग रहा है चौथे में आपने डी लिखा है या बी लिखा है, आप इसलिए पहले प्रश्न लिखिए ना। 5 का ना, जैसे बबलिश ने लिखा है 5 का सी, या विमल ने लिखा है, तो आप पहले प्रश्न लिखें। प्रश्न कौन सा है और उसका उत्तर आप क्या सोच रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, एग्जैक्ट आप लगाइए ना। संभावना इसकी है कि आपको एग्जैक्ट लगाना है, एलटी की वैकेंसी आ जाएगी, और एलटी की वैकेंसी में आपको माइनस मार्किंग है। माने इसका यह है कि जो कमाए रहेंगे वो भी आप गंवा बैठेंगे, इसलिए इसमें एग्जैक्ट लगाना है। अगर आपको आ रहा है आप लगाएं, टेस्ट का यह मेथड है, इसलिए इसमें आप खुल करके लगा सकते हैं। बड़ी अभ्यास इस बात का करना है कि हमको उसी प्रश्न का उत्तर लगाना है जो सवाल हमको आ रहा है। तो चलिए 5 के ऊपर बात कर रहे हैं ना। 5 का यह उत्तर का ना क्या है, गार्नर। कठोर माने क्या, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया विशेष बहुमत की है ना, 2/3 की है। संसार का सर्वाधिक कठोर संविधान कहाँ का है, अमेरिका का। और लचीला माने क्या है, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया साधारण बहुमत की है, वह लचीला कहलाता है। जैसे इंग्लैंड का, इसका है कि कोई भी संविधान पूर्ण रूप से न कठोर है न लचीला है, और न ही पूर्ण रूप से लिखित है, और न ही पूर्ण रूप से अलिखित होता है। यह कथन किसका है, गार्नर का। इसलिए 5 का एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा, 5 का एग्जैक्ट उत्तर आपका ए है। 5वें का आपका उत्तर ए, लावेल नहीं है ना, विमल सिंह ने लावेल, गार्नर इसका सही उत्तर होगा, गार्नर। आप में से अधिकांश लोगों का यह उत्तर गलत है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब ना 6 नंबर की। विपक्ष का कर्तव्य है कि वह कुछ भी प्रस्तावित न करे, हर बात का विरोध करे और सरकार को बाहर कर दे। यह कथन किसका है। विपक्ष की भूमिका पर आपने यह बात पढ़ा है, राजनीतिक दल विचारों के दलाल के रूप में कार्य करता है। 6 में आ जाइए, 6 के अंतर्गत आपको बतलाना है। छह नंबर में आइए और 6ठे प्रश्न का उत्तर बतलाइए कि विपक्ष का कर्तव्य है कि वह कुछ भी प्रस्तावित न करे, बल्कि वह हर बात का विरोध करे और सरकार को बाहर कर दे। यह सही उत्तर इसका क्या होगा, आप लगाएं। 6 का सही उत्तर क्या, शिव नारायण ने 6 का जल्दी से लगा दिया है। ये अलका मौर्य का भी, पिंटू गुप्ता का भी, लाल बहादुर राम ने एक प्रश्न पूछा है और सबको बोलना है इस पर कि विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल ना, एक विद्यार्थी हैं उनका एक प्रश्न आ गया है ना, आप लगा रहे हैं 6 में ना, बट प्रश्न उनका आ गया है, तो आपको यह बात बतलाना है कि विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है ना। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल या लोकसभा के स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है ना, जब तक विधानसभा का कार्यकाल है तब तक, या जब तक लोकसभा का कार्यकाल है तब तक, या इससे ज़्यादा। तो आपको याद करना है ना। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आपको यह बात बतलाना है कि विधानसभा या स्पीकर का कार्यकाल नई लोकसभा के गठन के बाद बैठक से ठीक पहले तक होता है।
विधानसभा के अध्यक्ष का और लोकसभा के स्पीकर का कार्यकाल नई लोकसभा के बैठक से ठीक पहले तक होता है, क्योंकि जब नई लोकसभा की बैठक होती है या नई विधानसभा की बैठक होती है तो उस बैठक के अंतर्गत एक स्पीकर का, विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव होता है, जिसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, जिसका कार्य होता है ना उस सदन में आए हुए सदस्यों को शपथ दिलाना। इसको काम चलाऊं अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो विधानसभा का ये रहा ना। वर्ष के रूप में आप कहेंगे 5 वर्ष सही, सुधाकर आप कह रहे हैं, लेकिन यह कार्यकाल 5 वर्ष के बाद तक रहता है, जब तक कि नई लोकसभा या विधानसभा के बैठक से ठीक पहले तक यह कार्यकाल बना रहता है। एकदम आप लोग सही लगा रहे हैं, एकदम सही है। अब आपको बताना है कि ना विपक्ष का कर्तव्य क्या है। कार्नेगी के द्वारा कहा गया, लॉर्ड ब्राइस के द्वारा, या लॉवेल के द्वारा, या सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा। इसने कहा कि इनका काम किसी प्रस्ताव को लाना नहीं है, प्रस्तावित करना नहीं है, कुछ भी प्रस्तावित करना ना है, हर बात का विरोध करना और सरकार को बाहर कर दें ना। जो आज के हालात हैं उसी हालात के ऊपर ये सवाल आपको पूछा गया है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था, इस पर आपको अगर पूछा गया तो आपको बतलाना है कि ये 6 नंबर का प्रश्न है और इस 6 नंबर के प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। 6 का क्या भी, यह लावेल नहीं, लावेल और ब्राइस तो नहीं है ना। इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है कार्नेगी के द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया था इंग्लैंड के संदर्भ में, और यह बात भारत के संदर्भ में भी लागू हो जाता है, यह बात भारत के संदर्भ में भी लागू होता है। चलिए 7वां प्रश्न हम लोग बात करते हैं। आज 7वें संदर्भ में आपको बात करना है और यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जो विद्यार्थी इस क्लास को समझ रहे हैं उनको बात मालूम होगा कि इस पर आधारित प्रश्न अवश्य आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कोई ना कोई सवाल आपको पूछा जाता है। देखिए आपको क्या पूछा गया, आपको प्रश्न यह आया कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, जिसमें आपको दिया गया हॉलैंड अद्वैतवाद, बर्गेस बहुलवाद, लास्की बहुलवाद, ऑस्टिन अद्वैतवाद। अब आपको 7 नंबर के प्रश्न में सही उत्तर लगाना है। प्रश्न संख्या 7 में आइए और प्रश्न संख्या 7 में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यह बात आपको लगाना है। तो 7 का क्या लगाएंगे, 7 का लगा रहे हैं ना। 7 के सही उत्तर को लगाने से पहले आपको यह बात जानना है कि यह अद्वैतवाद क्या है। अद्वैतवाद को आप समझ रहे हैं या बहुलवाद को समझ रहे हैं या नहीं। आपको सिंपल आ गया कि अद्वैतवाद का संबंध किससे है, तो क्या लगाएंगे, इसका संबंध सॉवरेनिटी से है। यह संबंधित है किससे, संप्रभुता से। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता है, केवल राज्य की सर्वोच्च सत्ता है, यह कहलाता है एकलवाद। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अद्वैतवाद। माने दो में ना हो, वाद माने विचारधारा, जिसका विभाजन नहीं होता वह क्या कहलाता है, अद्वैतवाद या एकलवाद। और जो यह मानता है कि विभाजन हो सकता है राज्य के साथ अन्य संघों में, वह कहलाता है क्या, बहुलवाद। अब आपको आसान हो गया होगा। अब आपको लगाना है कि इसमें से क्या सही होगा। लास्की का संबंध किससे है, बहुलवाद से है या बहुलवाद से नहीं है, तो ये तो सही है ना। जोड़ा सही नहीं है आपको पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये सही है। ऑस्टिन अद्वैतवाद माने एकलवाद। इनकी मान्यता है कि कानून संप्रभु के आज्ञा है और संप्रभुता का निवास केवल राज्य में होता है। एकलवाद के सर्वश्रेष्ठ यही विचारक हैं। इसलिए इसका मतलब यह है कि ऑस्टिन भी आपका क्या होगा का यह जोड़ा ऑस्टिन वाला एकदम सही है। विमल कुमार आपका उत्तर गलत है। क्यों, क्योंकि यह जोड़ा एकदम सही है। आपने पढ़ा है, क्लास में पढ़ा है कि क्या क्लास में आपने पढ़ा है कि एकलवाद के सर्वश्रेष्ठ चिंतक इंग्लैंड के विधिशास्त्री ऑस्टिन हैं और उनके किताब का नाम क्या है, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। एकदम सही लगाया है। अलका मौर्य ने, रोहित कुमार पाल ने, धर्मेंद्र त्रिपाठी ने, शिव नारायण ने, बबलेश कुमार ने, पिंटू गुप्ता ने,
ना आप सब लोगों ने सही लगाया और यह उत्तर इसका क्या होगा ए। इसका उत्तर क्या होगा ए। यह गलत आपने लगाया है, इसका उत्तर ए नहीं है ना, इसका उत्तर ए नहीं। हालैंड तो अद्वैतवादी है ही, हालैंड एकलवादी या अद्वैतवादी है, यह परिभाषा मैंने आपको लगाया था। इसका सही उत्तर देख रहा हूँ कि कौन लोग सही लगा रहे हैं। सात में आप बोलिए, सात में ये नहीं है, हल्का आपका उत्तर गलत है। हालैंड अद्वैतवादी या एकलवादी है। आप बोलिए ना, वर्गेश का संबंध बहुलवाद से है, ये मैंने आपको लिखाया है? कभी नहीं लिखाया है, आपने एकदम गलत उत्तर लगाया है। और इसका ना सेवन का ये गलत है, सेवन का ये सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं, तो यह तो सुमेलित है। हालैंड तो अद्वैतवादी है, वर्गेश अद्वैतवादी है, लेकिन इसमें क्या दिया है बहुलवादी, इसलिए एग्जैक्ट उत्तर इसका क्या होगा बी। इसका उत्तर बी होगा। आपने ना गलत इसको समझा, अभी आप लोग सही लगा रहे हैं। शिव नारायण ने बी लगाया, पिंटू गुप्ता, विमल कुमार बी, आशुतोष का भी बी ना, ये इसका सही उत्तर बी होगा, क्योंकि वर्गेश का संबंध एकलवाद से है और बाकी सब ना सही है। इसमें इसका जोड़ा बहुलवाद से मिला दिया गया, इसलिए यह गलत है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं 8वें नंबर का। द मैन ऑफ हॉर्सबैक। द मैन ऑफ हॉर्सबैक, यह पुस्तक का लेखक कौन है? आपको 8वां प्रश्न है, इसका उत्तर बतलाना है कि इसका लेखक कौन है। द हॉर्स ना, इसका उत्तर बतलाना है कि इसका लेखक कौन है। एस ई फाइनर है, एस पी हटिंगटन है, या टलमन है, या हर्बर्ट साइमन है? क्या लगाएंगे इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या लगा? सी है, सी में इसका सही उत्तर लगता है। आपको यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण होगा। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं, और आपको यह प्रश्न 9वें के रूप में पूछा गया कि कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है? आधुनिक व्यक्तिवाद आपने पढ़ा, आपने पढ़ा है कि इसमें उदारवाद का जन्मदाता कौन है। 9 नंबर सवाल में आपको बतलाना है कि आधुनिक उदारवाद या व्यक्तिवाद का प्रतिपादक कौन है। तो आपको यह बात कहना है ना, यह बात बतलाना है कि 9 नंबर के सवाल में कि यह आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक कौन होगा। आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक कौन होगा? आपको लगाना उदारवाद का लाख है ना, सकारात्मक उदारवाद का टी.एच. ग्रीन है, और आधुनिक उदारवाद का कौन है? 9 नंबर का प्रश्न है। 9 नंबर के प्रश्न में आप वीरेंद्र कुमार भारद्वाज, आप यह खुश रहें, एकदम अच्छा पढ़ें। ये सब लोगों ने इसमें लगाया है ना, इसमें क्या लगाया? 8 आ गया। 9 नंबर का प्रश्न है, और 9 नंबर के प्रश्न में आपको लगाना है के दार्शनिक व्यक्तिवाद का कौन प्रतिपादक है। 9 नंबर का सवाल है, 9 में आपको लगाना है ना। 9 में एकदम सही लगा रहे हैं, और 9 में कौन है ना, यह ग्राहम बेल्स। आधुनिक उदारवाद या आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रारंभकर्ता 9 का सी एकदम सही। शिव नारायण 8 का बी लगाया है ना, यह रोहित कुमार पाल सी। आशुतोष कुमार 9 का सी, विमल कुमार ना 9 का सी, तो 9 का सी एकदम सही है। ग्राहम बेल्स ही क्या है? आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रतिपादक है। हम लोगों को अब अंतिम सवाल देखना है, और अंतिम सवाल में आपसे पूछा गया है प्रोपोर्शनल इक्वलिटी की बात की गई है। आनुपातिक समानता की बात है कि इसमें दिया है कि आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अरस्तु, बेंथम, मार्क्स और लास्की। ये 10 नंबर का सवाल है, आप लोग लगा लीजिए। 10 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर लगाइए। 10 नंबर का सही एग्जैक्ट आंसर बताइए। 10 में आइए। अब 10 में आनुपातिक समानता का
सिद्धांत किसने दिया? अपनी काउंटिंग करिए, अगर 8 नंबर हैं तो आप पास हैं। 8 नंबर, 10 में 8 पा जाएंगे तो 10 दहमा 100, 10 अट्ठे 80 और 20 और माने 16, 80 और 16 96, नियर अबाउट 100 प्लस का मेरिट इस बार 2022 में संभावना बनती है। इससे कम का कुछ नहीं है, ज़्यादा चाहे जितना मेरिट जाए। 122 122 नहीं जाएगा, 115 के बाद कुछ भी जा सकता है। चलिए 10 का, ना 10 का क्या उत्तर है? आनुपातिक समानता। अरस्तु का। आपको एक कथन याद होगा कि असमानता और निर्धनता क्रांति की जननी। अगर राज्य में असमानता और निर्धनता आता है तो वहाँ के लोग इसका विरोध करने लगते हैं। इसलिए समानता, और समानता कैसी हो? एग्जैक्ट समानता या आनुपातिक समानता? तो आनुपातिक समानता हो। आनुपातिक समानता का समर्थन आप सब लोगों ने लगा दिया है, सही उत्तर लगा दिया है ना? सब ने सही लगा दिया ना? विमल, पिंटू गुप्ता, रोहित कुमार, आशुतोष, शिव नारायण, एकदम वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने लगाया ना। और इसका एकदम सही आंसर क्या है? ए सही आंसर है। और यह बात किसने कहा? अरस्तु। आनुपातिक समानता की बात अरस्तु ने कहा है और आधुनिक काल में इसकी बात जॉन राल्स ने कहा है। अगर अरस्तु ना दिया होता, जॉन राल्स होता, तो आपको लगा देना, क्योंकि इसी पर आधारित इनका न्याय का सिद्धांत है, जिसको क्या कहते हैं? आनुपातिक न्याय का सिद्धांत। तो इन्होंने एक किताब भी लिखा, द थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक एक किताब लिखा, और उस किताब के अंतर्गत आनुपातिक समानता को आधार बनाकर, जिसका प्रतिपादन यूनान में अरस्तु ने किया था, आधुनिक काल में जॉन राल्स के द्वारा किया गया। चलिए ये बात थे आज टॉप 10 सवालों का। हम लोग पुनः बात करेंगे ऐसे ही उन सवालों की जो सवाल संभावित हैं आपके आने वाले एग्जाम टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए। उन्हीं सवालों की हम लोग बात करेंगे। आप लोग पढ़ते रहें, तैयार किए रहें, एक भी सवाल का उत्तर गलत ना होने पाए इसका पूरा प्रयास करें। आपने आज के क्लास में उत्तर अच्छा दिया। आज की बात हम लोग की यहीं तक। चलिए पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।